हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है मिड ईयर पॉपुलेशन टेकन फ्रॉम विच डेट। क्या बोला क्वेश्चन में? मिड ईयर पॉपुलेशन टेकन फॉर फ्रॉम विच ईयर, यानी जो मिड ईयर पॉपुलेशन है ये कौन से साल में लिया जाता है। मतलब ऑप्शन ए है 1 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है जुलाई। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 जुलाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो मिड ईयर पॉपुलेशन है यानी मध्य वर्ष की जो जनसंख्या है किस तिथि से ली गई है। मध्य वर्ष की जनसंख्या किस तिथि से ली गई है, किस डेट से ली गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1 जुलाई। मध्य वर्ष की जनसंख्या का अनुमान जो है वो आमतौर पर किसी दिए गए वर्ष की 1 जुलाई को ही जनसंख्या के गणना के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी जो कोविड का वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है टर्सरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाता है तो वो कौन से लेवल प्रिवेंशन में है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन ओआरएस सॉल्यूशन। जो ओआरएस सॉल्यूशन में जो पोटेशियम की मात्रा है वो कितनी होती है। वो जो डिहाइड्रेशन होने पर जो ओआरएस का घोल दिया जाता है पेशेंट को, उसमें कैल्शियम पोटेशियम ये सारी चीजें मिक्स होती है, तो जो पोटेशियम होता है उसका लेवल कितना होता है उसमें। ऑप्शन ए है 1.2 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.8 ग्राम, ऑप्शन सी है 1.3 ग्राम, ऑप्शन डी है 1.5 ग्राम। तो सी इसका राइट आंसर है 1.3 ग्राम। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो 1 लीटर जो पानी का घोल होता है उसमें ओआरएस की मात्रा कितनी होती है, 1.3 ग्राम होती है। कितनी होती है, 1.3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट व्हाट इज एट्रोफी। एट्रोफी क्या है? ऑप्शन है इंक्रीज साइज ऑफ सेल, ऑप्शन बी है डिक्रीज साइज ऑफ सेल, ऑप्शन सी है एबनॉर्मल साइज ऑफ सेल, ऑप्शन डी है प्रोफिल्ट्रेशन ऑफ द सेल। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिससे हम क्या बोलेंगे, एट्रोफी बोलेंगे। तो बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज साइज ऑफ सेल। अगर सेल का जो साइज है, कोशिका का जो साइज है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। जो एट्रोफी है उसको कोशिकाओं के आकार में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी अंग या ऊतक के आकार में कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेस्ड ऑन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस पे बेस्ड है। ऑप्शन ए है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी,
ऑप्शन बी है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये किस पर आधारित है? डी इसका राइट आंसर होगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है जिसे हम कई बार मोटेक्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये किस टाइप पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट? तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यू बॉर्न इज टिपिकली। ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? यानी जो सर की परिधि होती है वो कितनी होती है? उनके हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? ऑप्शन ए है 31.5 इंच, ऑप्शन बी है 13.5 इंच, ऑप्शन सी है 35 इंच, ऑप्शन डी है 17.5 इंच। ये जो नवजात शिशु होते हैं, न्यू बोर्न होते हैं, उनके सिर की जो औसत परिधि होती है वो कितनी होती है? तो बी इसका राइट आंसर है 13.5 इंच। अगर इंच की बात करेगा तो हमें किस पे टिक करना है? 13.5 इंच पे। और ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर में पूछ ले, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर में कर देगा। तो जो अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? इंच की बात कर रहा है। तो अगर इंच में हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो 13.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच फूड आयरन? आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है बीफ लिवर, ऑप्शन बी है स्पंज, ऑप्शन सी है आमंड, ऑप्शन डी है फॉर फीटेड सीरियल्स। ये जो आयरन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या बोला है, वैसे तो आयरन सबसे ज्यादा किस में होता है? पालक में होता है, यानी ऑप्शन दो। लेकिन ये यहाँ पे हीम में आयरन बोला, तो हीम आयरन अगर बात की जाए तो ए इसका राइट आंसर होगा बीफ लिवर, यानी गौमांस का जो होता है वो जिगर या लिवर जो बोलते हैं, जो मतलब गौमांस होता है ना, गौमांस का लोग खाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। ये जो हीम आयरन है ये एक प्रकार का ही आयरन ही है। क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया है, तो हीम आयरन क्या है? एक प्रकार का आयरन ही है जो कि क्या है, पशु उत्पादों में पाया जाता है, पशु वगैरह में पाया जाता है, और पौधों में भी पाए जाने वाले नॉन हीम आयरन की तुलना में जो शरीर द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित हो जाता है। और अगर नन हीम आयरन, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है नन हीम आयरन कौन सा है, तो इसमें क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, स्पंज स्पिंच जो होता है, यानी पालक, नन हीम आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। सेंडल गैप इज ए कॉमन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? सेंडल गैप इज ए कॉमन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? ऑप्शन ए है वॉफ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या है? हर्ल्स डेनोज सिंड्रोम, ऑप्शन डी है सीहन सिंड्रोम। सैंडल गैप को किस में देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम में, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, एहलर्स
डेनॉल सिंड्रोम में या शीहन सिंड्रोम में? तो बी इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम में। ये जो सेंट्रल गैप है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच इंजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स? किस इंजेक्शन को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है रुबेला, ऑप्शन बी है रोसियोला, ऑप्शन सी है मम्स, ऑप्शन डी है रूबियोला। इनमें से कौन सी वैक्सीन है, कौन सा इंजेक्शन है जिसे हम जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं? ए इसका राइट आंसर है रुबेला। रुबेला को हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। और ये किस टाइप का वैक्सीन है? ये क्या है? वायरल, जो ये किस टाइप का इन्फेक्शन है? ये है एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसे क्या है हम आमतौर पर क्या है जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में मीजल्स को खसरा बोला जाता है और जर्मन खसरा या फिर 3 दिवसीय खसरा के नाम से भी जाना जाता है इसको। 3 दिवसीय खसरा, जो मैं इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट बता रही हूँ उसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन BMW, needle and syringe with fixed needle scarf should be segregated in? BMW के अकॉर्डिंग जो सिरिंज है वो किस टाइप के डस्टबिन में डिस्कार्ड किया जाता है? ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है वाइट। निडिल एंड सिरिंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वाइट। ये जो शार्प चीजें होती है इसे हम व्हाइट डस्टबिन में क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। ये जो सुई होती है और ये फिक्स्ड सुई वाली सिरिंज जैसे इस टाइप की चीजें जो नुकीली वस्तु होती है उसे हम व्हाइट कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री? भारत को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2019। पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था इंडिया को? तो ए इसका राइट आंसर होगा 2014। और अगर फिक्स डेट की बात की जाए तो 27 मार्च 2014 को इंडिया को क्या है, पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। WHO के अकॉर्डिंग 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी विद जीरो डेथ। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी विद जीरो डेथ, यानी जो भारत का जो लक्ष्य टीबी से होने वाली जो डेथ है उसको शून्य करना है। तो वो शून्य करना कब तक है उसका लक्ष्य? टीबी को शून्य कर देना जो इंडिया का एम है, लक्ष्य है, वो कब तक करना है जीरो? ऑप्शन ए है 2025 तक, ऑप्शन बी है 2026 तक, ऑप्शन सी है 2024 तक, ऑप्शन डी है 2027 तक। ए इसका राइट आंसर होगा 2025 तक। 2025 तक भारत ने क्या है, वर्ष 2025 तक ये जो तपेदिक यानी टीबी है उसको खत्म करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कार्पोसिस सार्कोमा इज सीन इन? ये जो कार्पोसिस सार्कोमा है ये किसमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है टीबी,
ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी है एड्स और ऑप्शन डी है मम्स। कापोसी सार्कोमा कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? ट्यूबरक्लोसिस में, सिफिलिस में, एड्स में या फिर मम्स में? सी विल बी द राइट आंसर, एड्स में। ये जो एड्स की बीमारी होती है इसमें क्या देखने को मिलता है? कापोसिस सार्कोमा। हो सकता है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आ जाए, तो फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स होता है वो किससे होता है? एचआईवी वायरस से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग नॉन एज, निगलने में डिफिकल्टी हो तो उसे क्या कहेंगे? किसी भी चीज को निगलने में डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो, तो वो कौन सी कंडीशन मानी जाएगी? ऑप्शन ए है डिस्फेजिया, ऑप्शन बी है डिस्फेसिया, ऑप्शन सी है पोलीडिप्सिया, ऑप्शन डी है डिस्पेप्सिया। ए इसका राइट आंसर होगा, डिस्फेजिया। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग नॉन एज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है? जो ठोस या तरल पदार्थों को निगलने में कठिनाई होती है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक इज नॉन एज, ऑप्शन ए है स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन बी है गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी है ओफ्राइटिस, ऑप्शन डी है मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, यानी अगर पेट में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ओफ्राइटिस या मेनिंजाइटिस। तो 20 का राइट आंसर होगा गैस्ट्राइटिस। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो स्टमक है, स्टमक में ही क्या बनती है? गैस बनती है, तो वो क्या होगा? गैस्ट्राइटिस। स्टोमेटाइटिस इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गैस्ट्राइटिस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट डिफाइन मॉड्यूलर नर्सिंग? ऑप्शन ए है आवरली रोटेटिंग शिफ्ट, ऑप्शन बी है वन नर्स केयरिंग फॉर ओनली वन पेशेंट, ऑप्शन सी है नो डिजाइनेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी है ए स्मॉल टीम असाइंड टू अ ज्योग्राफिक यूनिट। ये जो मॉड्यूलर नर्सिंग है इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है? आवरली रोटेटिंग शिफ्ट, वन नर्स केयरिंग फॉर ओनली वन पेशेंट, नो डिजाइनेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन डी ए स्मॉल टीम असाइंड टू अ ज्योग्राफिक यूनिट। तो मॉड्यूलर नर्सिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका जो डी है इसका राइट आंसर होगा। एक भौगोलिक इकाई को सौंपी गई एक छोटी सी टीम, जो भौगोलिक इकाई है उसको सौंपी गई एक छोटी सी टीम क्या कहलाती है? मॉड्यूलर नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पोर्टल ऑफ एग्जिट? ऑप्शन ए है ए मॉस्किटो बाइट दैट कैन ट्रांसमिट मलेरिया, ऑप्शन बी है ए वुंड हीलिंग विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन सी है ए पर्सन रिसीविंग अ वैक्सीन, ऑप्शन डी है ए स्नीज दैट स्प्रेड द फ्लू।
निम्नलिखित में से कौन सा निकास द्वार का एग्जाम्पल है? तो डी इसका राइट आंसर होगा। ए स्नीज दैट स्प्रेड द फ्लू। ये जो छींक के जरिए क्या है फ्लू फैलना, ये एक तरह का क्या है संक्रामक फैलने का माध्यम है, क्योंकि छींक के दौरान क्या होता है निकलने वाली जो श्वसन होती है या फिर जो छींक के में बूंदे होती है, उनमें क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरस को संक्रमित व्यक्ति के शरीर से बाहर हवा में ले जाती है, जिससे ये दूसरों में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टूल इज प्राइमरली यूज टू विजुअली मैप कम्युनिटी रिसोर्स? ऑप्शन ए है GIS मैपिंग, ऑप्शन बी है SWOT एनालिसिस, ऑप्शन सी है PERT स्केल, ऑप्शन डी है वाइंडशील्ड सर्वे। क्या है जो सामुदायिक संसाधनों का जो दृश्य है मानचित्रण है करने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का यूज किया जाता है? यहाँ पे टूल बोला है ना, टूल, तो वो क्या है इसमें से कौन सा टूल है जो सामुदायिक संसाधनों का दृश्य मानचित्रण करने के लिए यूज में किया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा JIS मैपिंग, यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो JIS है मानचित्रण का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भौगोलिक डाटा के दृश्य को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है टेटनस टॉक्सोइड, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी है MMR। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की बात की जाए तो इसका मतलब है कि नहीं देना है। कौन सी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में नहीं देना है? टेटनस टॉक्सोइड यानी टीटी का इंजेक्शन तो दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का भी दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा भी दे सकते हैं, लेकिन कौन सी वैक्सीन है जो नहीं दी जाती है? तो वो है MMR यानी मीजल्स मम्प्स रूबेला। MMR क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द S इन इस बार चैटिंग स्टैंड फॉर? ये जो इस बार वर्ड है इसमें S का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है सिस्टम, ऑप्शन बी है सिंबल्स, ऑप्शन सी है सिम्टम्स, ऑप्शन डी है सिचुएशन। यहाँ पे जो एक वर्ड दिया हुआ है ISBAR यानी इस बार जो वर्ड है इसमें S का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सिचुएशन। डी इज द राइट आंसर सिचुएशन। मैं पूरा इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। आई से होगा आइडेंटिफाई, एस से होगा सिचुएशन, बी से होगा बैकग्राउंड, और ए से असेसमेंट, और आर से रिकमेंडेशन। क्वेश्चन में एस के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैं पूरा ISBAR के बारे में बता रही हूँ। आई से आइडेंटिफाई, एस से सिचुएशन, बी से बैकग्राउंड, ए से असेसमेंट, और आर से रिकमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेल आर मोस्ट न्यूमरस इन आइसोलेट ऑफ
लेरंगेंस। ऑप्शन ए है अल्फा सेल, ऑप्शन बी है बीटा सेल, ऑप्शन सी है डेल्टा सेल, ऑप्शन डी है पीपी सेल। ये जो लेंगर हैंस है उसके आइसोलेट में सबसे अधिक संख्या कौन सी होती है, कौन से सेल की संख्या है जो सबसे अधिक होती है? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर पीपी सेल। बी इसका राइट आंसर है बीटा सेल। सबसे ज्यादा कौन सी सेल होती है तो है वो है बीटा सेल। बीटा सेल कितनी होती है? 80%। और 15% अल्फा सेल। और उसके बाद जो बचा वो कौन सा होता है? डेल्टा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 220 डिग्री सेल्सियस। ये जो हॉट एयर ओवन है यानी जो गर्म हवा वाले ओवन होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस या फिर 220 डिग्री सेल्सियस। सी इसका राइट आंसर होगा 160 डिग्री सेल्सियस। ये जो गर्म हवा वाला ओवन होता है वो जो स्टरलाइजेशन यानी नसबंदी के लिए शुष्क ऊष्मा का उपयोग करता है और इसका जो सामान्य तापमान है वो 160 डिग्री सेल्सियस से मतलब 160 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि 1.5 से 2 घंटे तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। विच डे सेलिब्रेट ऑन 11 जुलाई। यानी 11 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऑप्शन बी है यूएनओ डे, ऑप्शन सी है वर्ल्ड फूड डे, ऑप्शन डी है नेशनल साइंस डे। 11 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस जो है यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये कैसा एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और जो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में यानी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन ए है सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है डिप्रेशन, ऑप्शन डी है ओसीडी। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस वर्ल्ड वाइड यानी जो विश्व स्तर पर है सबसे आम मनोरोग कौन सा है? सबसे कॉमन जो साइकेट्रिक बीमारी है वो कौन सी है? सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन या फिर ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा?